हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीटेट 2015 का पेपर डिस्कस करते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें आप जानते ही हैं कि कई ऑप्शन सही लगते हैं और एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। उसमें से हम लोग को छांटना रहता है, जो उपयुक्त हैं सबसे ज़्यादा वही सही आंसर होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं, कौन सी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन है आपका और ध्यान से आंसर देने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए परियोजना कार्य बिल्कुल सही है, क्षेत्र भ्रमण ये सही है और ये दोनों सही नहीं हैं, तो ए और बी सही हुआ। ऑप्शन में कौन सा है? थर्ड ऑप्शन, ए और बी। ठीक है, आगे चलते हैं। मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। 5 ऑप्शन दिए गए हैं, पांचों ऑप्शन आप खूब ध्यान से पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए कौन कौन सा सही है। पढ़ लीजिए आराम से। चलिए देखते हैं। पहला देखें, इसमें एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल सही है इसमें झूम खेती के लिए। अगला देखते हैं, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये गलत है। एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है, ये गलत है। तो आंसर आपका हो गया ए बी डी, सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, ए बी डी हो गया। आगे चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल है, बताइए ऑप्शन देख के। इसका सही आंसर है, देखिए शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उसके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव से के आधार पर वो अपना तर्क देते हैं। इसलिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण प्रतिभा, पूर्वानुमान, अवलोकन और फिर निष्कर्ष निकालना, इस पे आधारित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्धारण। सॉरी, कौन कौन सा हो गया? पहले क्या करेंगे? पूर्वानुमान हुआ और उसके बाद अवलोकन हो गया और उसके बाद निष्कर्ष निकालना, ये हो गया। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन कहाँ दिया गया है। सॉरी, ऑप्शन इसमें कट गया है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। एग्जैक्ट इसका ऑप्शन मैं बोल देता हूँ आपको क्या था। ऑप्शन में दिया गया था, अच्छा ऑप्शन इसमें भी कटा हुआ है इसी वजह से, फिर भी चलिए हम लोग समझ गए क्या चीज़ है इसमें, क्या करना था इसमें। देखिए फिर से पूरा हम समझ लेते हैं। पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है, तो इसका देखिए कौन कौन सा हम लोग का हुआ उसको देख लेते हैं, कौन सा नहीं है वो वाला गलत हो जाएगा। देखिए शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन तो हो गया आपका, और उनके अवलोकन से अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव के अपने अपने तर्क होते हैं। इसलिए पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण प्रतिभा, पूर्वानुमान ये सही हो गया और आपका अवलोकन ये भी सही हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं, ये सही हो गया। लेकिन निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए इसमें सही ऑप्शन निर्धारण हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? ऑप्शन आप खूब ध्यान से देखें और बताएं आंसर। ऑप्शन इस टाइप के हैं, देखिए दो आंसर इसके सही हैं। फिर से आप ऑप्शन देख लें, कौन से 2 सही हैं इसको देखिए आप।
चलिए इसका देखिए, पहला क्या दिया गया है, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। अगला है आपका, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये भी सही है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अपना आंसर इसमें हो जाता है ए और सी। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ए और सी इसके सही आंसर हो जाएंगे। यात्रा में प्रयोग किए गए टिकटों के द्वारा सार्वजनिक परिवहन में टिकटों के महत्व तथा अलग अलग साधनों से यात्रा की लागत की संकल्पना को प्रभावपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखें, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। खुद ध्यान से चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। पूरा समय ले लीजिए, आराम से पढ़िए, देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। आंसर पहले देख लेते हैं कि किस टाइप से दिया गया है। इसमें ऑप्शन दो दे रखे हैं या एक दे रखे हैं। इसमें एक ही आपको छांटना है, तो जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए क्या है, पहला बोला गया है, अध्यापक द्वारा श्यामपट्ट पर मानचित्र बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना। ये कुछ हद तक ठीक लग रहा है। शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएँ, ये तो गलत है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना, विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, ठीक। ये भी देखिए, सीटेट के पेपर में यही होता है कि सारे ऑप्शन लगभग सही होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है वही सही माना जाता है। अगला देखते हैं, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं और वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। ये देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए चौथा आंसर इसका सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि वो परिकल्पना करेंगे और उनके ही दिमाग से तमाम चीज़ें निकलेंगी, उसी को संकेत वो बनाएंगे, तो कई चीज़ें उनकी विकसित होंगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, पढ़ें इसको फिर से देखें। कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। देखिए, यह समझना कि पौधे भी सजीव हैं, ठीक है। यह समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ये भी ठीक है। अधिकतम पौधों के नाम लिखना, ये भी ठीक है। लेकिन अब उन लोग को क्या करना है? सार्थक अधिगम कराना है। तो देखिए अगले ऑप्शन में दे रखा है उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, तो इसलिए चौथा आंसर सही हो जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? ऑप्शन पढ़िए आप लोग और आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। पहला दिया क्रियाकलाप संचालित करना, कौशलों का विकास करना, ठीक है। आकलन में सफलता प्राप्त करना, ये भी कुछ हद तक ठीक है। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, और लास्ट है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। ये देखिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? बताइए आंसर। साफ सुथरा रेखांकन, ये देखिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिख रहा है। गणनाएं और अनुमान, ये भी बहुत ज़्यादा नहीं उपयुक्त दिख रहा है। माप के अनुसार चित्रण करना,
ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अगला ऑप्शन पढ़ लें फिर डिसाइड करते हैं। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ये ज़्यादा उपयोग है सबसे ज़्यादा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। ठीक है, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए हमने छोटा कर दिया। देखिए दिया गया है पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर में, डीजल का मूल्य प्रति लीटर में जून 2007 में और दिसंबर 2014 में। उसके बाद आपसे बोला गया है उपरोक्त तालिका का अध्ययन करने के बाद कक्षा 5 के विद्यार्थी देवमीत ने अपनी नोटबुक में यह लिखा। अब उसमें से देख के ये हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। पहला देखिए बोला गया पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। ये 2015 का पेपर है इसलिए सही है, लेकिन आज की बात करें तो पहली बार पेट्रोल से ज़्यादा महंगा हो चुका है डीजल। आज का दिल्ली में डीजल की कीमत 79 रुपये 88 पैसे है और पेट्रोल की 79 रुपये 76 पैसे है। खैर ये 2015 का पेपर है तो उसके आधार पे हम लोग उत्तर देंगे। अगला है पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन है और लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। अब देखिए 2015 का पेपर है तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या है, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, बिल्कुल सही है। और डीजल पेट्रोल से सस्ता ईंधन, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। अभी तक ये दोनों ऑप्शन सही थे 2015 के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो। सी और डी किस में दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, लेकिन आवाज़ के हिसाब से आप करेंगे तो इसमें से डीजल सस्ता है ये वाला गलत हो जाएगा, डीजल पेट्रोल सस्ता ईंधन दोनों गलत हो जाएंगे। उसके हिसाब से आप ऑप्शन देखिएगा कौन सा सर्वोपयुक्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। किसको छोड़ के, ये ध्यान रखना है। बताइए आंसर आप लोग। देखिए किसको छोड़कर, मूर्त से अमूर्त बिल्कुल सही है, और सरल से कठिन ये भी बिल्कुल सही है, स्थानीय से वैश्विक ये भी बिल्कुल सही है। पहले स्थानीय का करें फिर बढ़ते चले जाएं, ग्लोबल लेवल पे जाएं। और लास्ट वाला है अमूर्त से मूर्त, ये गलत है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर बिल्कुल सही होता है। पहला जब तो ये दिया तो गया है, उसी का उल्टा दिया है डी, तो डी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। देखिए पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, ये तो गलत है। पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से ही आगे कक्षाओं के लिए है, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो बिल्कुल गलत है। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि उतने छोटे बच्चों को उस तरह का परिवेश प्रदान करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस वजह से इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? चारों ऑप्शन पढ़िए आप लोग, आंसर बताइए। इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर हो जाएगा अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक परियोजना या प्रोजेक्ट दिया जाए। परियोजना द्वारा किसी कार्य का संपादन बच्चों को समझाने का सबसे बेहतर तरीका होता है। इसीलिए ये सेकंड ऑप्शन बाकी चारों ऑप्शन से ज़्यादा उपयुक्त है, इसलिए सेकंड सही हो जाएगा। क्योंकि और में देखिए क्या लिखा था, विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं, विद्यार्थियों से पूछें कि उन्होंने क्या खाया, उसके बाद चर्चा करें, विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। तो सर्वोपयुक्त कौन सा है? सेकेंड ऑप्शन है, इसलिए सेकेंड सही हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। अगला देखें,
यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं, हम लोग की तरह मूव नहीं कर सकते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ये इसका सही आंसर है, जिसके परिणाम स्वरूप वे क्या करते हैं? इधर उधर देखने के लिए पूरी गर्दन घुमाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला दिया अचार और आम पापड़ बनाना। अगला दिया जूस तैयार करना, ये तो गलत हो जाएगा, जूस ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक के थैले में रखना, ये भी गलत है। रेफ्रिजरेटर में संचित करना, ये भी गलत है, क्योंकि गर्मी से जाड़ों तक नहीं चलेगा। तो ये सही हो जाएगा, अचार बना ले और आम पापड़ बना ले उसका, तो ये जाड़े में वो उपयोग कर सकती है। आगे चलते हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। इसके एक और तमिलनाडु और दूसरी ओर कर्नाटक है। सॉरी, एक और तमिलनाडु कर्नाटक है और दूसरी ओर तो विशाल समुद्र है। ठीक है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? बताइए आंसर। गोवा, बिल्कुल सही है। गोवा समुद्र के किनारे पर बसा है, काफ़ी सुंदर राज्य है। यहाँ के ज़्यादातर व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। नारियल भी यहाँ पे भरपूर मात्रा में पैदा होता है, इसीलिए नारियल के तेल में पकी समुद्री मछली यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। आगे चलते हैं, अगला देखें। निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर या जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं और वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं? इसका सही आंसर है गिलहरी। ठीक है, दीमक है नहीं, छिपकली है नहीं, चूहा कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन कई जगह पेपर देखा गया है तो कई आयोग ने कई पेपर में गिलहरी को ही ज़्यादा सही माना है। तो आप गिलहरी चूहे में कन्फ्यूज नहीं होंगे, गिलहरी इसका सही आंसर देंगे। गिलहरी के दांत सदैव बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। आगे चलते हैं। कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा या मिट्टी क्या हो जाएगी? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। सीधी सी बात है, क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से ज़मीन धीरे धीरे अनउपजाऊ हो जाती है और एक स्थिति के बाद वह बंजर हो जाती है। आगे चलते हैं। रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। चारों ऑप्शन आप पढ़िए और इसमें से बताइए कौन कौन सा सही है। एक से अधिक आंसर इसमें सही है। चलिए देखते हैं। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये ठीक है। अगला, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक वो पहुंच ना जाए। ये भी सही है आपका। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ये भी सही है। या वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है, ये गलत है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, अबू धाबी में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ABC। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति 2 जनवरी 2015 को मड़गांव से नगरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठा। रेलगाड़ी 7:45 बजे मड़गांव से चली और अगले दिन अर्थात 3 जनवरी को 4:45 पर नगरकोइल पहुंच गए। ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 1140 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल बताइए। अब ये देखिए, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया है।
यहाँ तो हम समझा दे रहे हैं, पूरा टाइम एंड डिस्टेंस आपको समझना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ समय तथा दूरी के वीडियो मिलेंगे। वहाँ पे जितने भी आधारभूत क्वेश्चन हैं और टफ़ लेवल के क्वेश्चन हैं सारे हमने बताएं। खैर यहाँ चलते हैं निकालने के लिए। देखिए क्या कहा गया, रेलगाड़ी की औसत चाल। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी तो दिया गया 1140, नीचे कुल समय हम लोग निकाल लें, अपना आंसर आ जाएगा। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, देखिए 2 तारीख को 7:45 पे चला है, 3 को अगर 7:45 पे पहुंचता तो 24 घंटे हो जाते, जबकि वो 4:45 को पहुंचा है तो 3 घंटे कम कर लेते हैं। तो 24 में से 3 घंटे घटाएंगे, कितना आ गया, 21 घंटे आ गया। बस ख़त्म हो गया क्वेश्चन। अभीष्ट औसत चाल क्या हो जाएगी, 1140 बटे 21 घंटे। ये आप सॉल्व करेंगे तो किस में आएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 54.28। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, औसत चाल आ गई किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन इसके दिए हैं, देखिए 54, 51, 59, 57। तो अप्रॉक्स में ये लेके चल रहा है तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स में 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर होगा आपको। बस इसमें क्या ध्यान रखना था, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी उसने दे रखा है, कुल समय आपको काउंट करना है, और वहाँ से 24 घंटे हो रहे थे, 24 घंटे में से 3 घंटे पहले ये हो गया तो इसलिए 21 घंटे है। बस उसके बाद डेटा पुट कर दिए हैं, आंसर आ गया। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है जो मध्य प्रदेश में, फिर रांची जाता है जो झारखंड में है, और उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। देखिए पहले क्या किया है, नई दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली हो गया, फिर वो भोपाल जा रहा है तो किधर जाएगा, नीचे जाएगा साउथ की ओर। उसके बाद कह रहा है रांची जा रहा है तो रांची इधर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भोपाल हो गया, इधर दिल्ली था उसका, और इधर रांची हो गया। तो इसके हिसाब से आंसर देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन पहले दक्षिण दिशा में जा रहा है फिर पूर्व दिशा में, ये 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ये सभी अंडे देते हैं। छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप अंडे देते हैं। जहरीले होते हैं लिखा था तो गौरैया है नहीं। भूमि जल दोनों में रह सकते हैं, ऐसा भी नहीं। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त है सेकेंड ऑप्शन, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। देखिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी और कविताओं का प्रभावशाली ढंग से उपयोग बच्चों की क्या बढ़ाएगा, परिकल्पना शक्ति को बढ़ाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप अधिगम हेतु एक संदर्भगत वातावरण तैयार हो जाएगा। इसलिए ये सबसे ज़्यादा सही है। आगे चलते हैं। अगला है आपका, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जलाभाव के विषय पर अपनी कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार आंकेगी। चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए पढ़ लिया होगा आपने। इसमें सबसे ज़्यादा उपयुक्त है 3rd ऑप्शन, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की है। ठीक है, क्योंकि बोला गया बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिख के कहने से ये उतना उपयुक्त है नहीं। उपरोक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, ये भी नहीं है। जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, कुछ हद तक ठीक है लेकिन उतना उपयुक्त नहीं है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त 3rd है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या क्या सम्मिलित करेंगे। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। चलिए, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत शीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त है।
जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना कुछ हद तक ठीक है। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों के साथ ले जाना, ये भी कुछ हद तक ठीक है। या सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है। सबसे ज़्यादा उपयुक्त इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्यायिक और समानता के प्रति चिंता, सहयोग। देखिए इसमें प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है, न्याय और समानता के प्रति चिंता ये भी सही है, सहयोग करना या सहयोग की भावना होना ये भी सही है, स्मरण रखना ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है? आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। सरसों से तेल भी हम लोग प्राप्त करते हैं और इसकी पत्तियां, सरसों का साग, मक्के की रोटी, ये सब प्रसिद्ध ही है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं। कांसा, जिसको ब्रांज कहते हैं, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ये चारों ऑप्शन आप पढ़िए और इसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा सही है। एक से ज़्यादा आंसर सही दिए गए हैं इसमें। चलिए देखते हैं क्या है। यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है, ये तो गलत हो गया। इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हज़ारों वर्षों तक करते रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत होती हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी और सी। बी और सी किस में है? सेकंड ऑप्शन, ये बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले रोगों का समुच्चय है? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए, सभी लोग बता सकते हैं इसको। थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये सभी मच्छरों से होने वाले रोग हैं। आगे चलते हैं। बोला है किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि स्केल दिया था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है तो दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल सा है ये तो। देखिए 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर दिया तो 9.7 में कितना हो जाएगा? 9.7 × 110, यही आपको सॉल्व करना है। 9 7 16। देखिए 11 से गुणा करने की ट्रिक हमने पीछे ट्रिक्स वाले चैप्टर में बताई थी, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा नीचे आपको। देखिए कैसे करते हैं, 0 से दशमलव खत्म हो गया। 11 से गुणा करने के लिए क्या करते हैं, 9 और 7 आपने लिखा और दोनों को जोड़ के बीच में लिख दिया। 9 7 16, 16 का 6 लिखेंगे और इधर एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये आ गया 1067। 1067 क्या आ गया? मीटर में आया। तो ऑप्शन में देख लेंगे कि 1067 मीटर है या किलोमीटर बनाएगा तो 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1.067 हो जाएगा। तो पहला आंसर दिया गया 1.067 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा आपको सब कुछ। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।